हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, बिंदास, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है सभी का बीएससी वर्ल्ड अमर सिंह यूट्यूब चैनल में। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी वनस्पति विज्ञान पहली यूनिट हम लोग वन शॉट देखे थे। इसमें पार्ट फर्स्ट कुछ टॉपिक इसमें से बच गया था, उसको आज हम कवर करेंगे। और इसके बाद सेकेंड यूनिट का भी आपको वन शॉट मिल जाएगा। कोशिश करूंगा हर एक यूनिट को एक या दो लेक्चर में आपको दे दूं, ताकि कम समय में आप भी उसको कवर कर सकें। और कंप्लीट नोट्स भी आपको बनाना है। आप अगर इतना ही कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। बुक और सीरीज को भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। सारे कंसेप्ट और कंप्लीट नोट्स आपको लेक्चर से ही मिल जाएंगे। वीडियो लेक्चर आप कंप्लीट करिए, अच्छे से सुनिए, इसको नोट करिए और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे। लास्ट टाइम एकदम लास्ट फेज चल रहा है, क्योंकि पेपर अभी आने ही वाले हैं, स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। लास्ट नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम, नवंबर में ही मैक्सिमम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना है, हर एक टॉपिक को सही से समझना है, बार बार रिवाइज करिए। और साथ में मैं जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको बताता चलूँगा कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए पूरे फोकस के साथ आपको अच्छे से समझना है। चलते हैं जहां से हम लोग पिछली क्लास में छोड़े थे, जो टॉपिक वहीं से आगे बराबर कवर करेंगे। जिसने भी लास्ट लेक्चर देखा होगा तो पता होगा, हम लोग पढ़ रहे थे रोल ऑफ मिनरल्स, है ना। जितने भी मिनरल्स हैं उनके रोल के बारे में स्टडी कर रहे थे। लास्ट मिनरल हम लोग आयरन के बारे में पढ़े थे कि आयरन का क्या रोल है प्लांटों के अंदर और किस रूप में अब्जॉर्ब किया जाता है। अगला जो टॉपिक है वो है मैग्नीज, है ना, कि मैग्नीज का रोल क्या है प्लांट में। जैसे आप सबको पता होगा, प्लांटों में जब फोटोसिंथेसिस होती है तो वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है ना। वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है, हाइड्रोलिसिस होता है वहां पे, तो उसमें हेल्प करता है मैग्नीज। मैग्नीज हो गया और क्लोरीन, ये दो ऐसे मिनरल है जो वाटर के तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो आप लोग भी हेडिंग डालेंगे मैग्नीज और इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे, समझेंगे हर एक पॉइंट कि इसका क्या रोल है। रोल पे क्वेश्चन खूब ज्यादा पूछे जाते हैं, अभी तक हर वर्ष क्वेश्चन आता है रोल ऑफ मिनरल पे। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नस आयन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है। दो ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से 3-4 क्वेश्चन है ज्यादातर इस यूनिट से आते हैं। पहला तो आपसे क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट पूछेगा, कौन कौन सी क्राइटेरिया है जिससे आप बता सकते हो कि कोई मिनरल एसेंशियल है। दूसरा रोल ऑफ मिनरल, और शॉर्ट में एक एक नंबर में आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सा मिनरल किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, किस फॉर्म में अवशोषित होगा प्लांटों द्वारा। इसके बाद जो टॉपिक आता है उसमें आपसे टॉक्सिसिटी पे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर मिनरल की डिफिशियंसी है तब क्या होगा, और ज्यादा है अधिकता टॉक्सिसिटी तो उसके क्या इफेक्ट होते हैं, कौन कौन से डिजीज और सिम्पटम्स अपीयर होते हैं, क्या लक्षण आपको बाहर से दिखेगी। यही बस 4-5 क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको फोकस करना है और उन्हीं को मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। तो मैग्नीज जो होता है Mn2+ मैग्नस आयन के रूप में सॉइल से, मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। इट एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण में, रेस्पिरेशन में और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो यूज होने वाले एंजाइम है उसका एक्टिवेटर होता है मैग्नीज, है ना। Mn2+ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन उपापचय मेटाबॉलिज्म में जो भी एंजाइम यूज होते हैं उन सब का एक्टिवेटर होता है, एक्टिव करता है उनको एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। और आप पढ़ते होगे जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप पढ़ते हो ना, को एंजाइम वगैरह पढ़े होगे, उसी में एक मेटल आयन होता है ना, तो मेटल्स आयन भी जो होते हैं ये भी एक्टिवेटर होते हैं एंजाइम्स के। द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। इसका सबसे मेन काम ये होता है, द मेन इंपॉर्टेंट काम, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर को तोड़ने का काम करता है ड्यूरिंग
फोटोसिंथेसिस, और वहां से ऑक्सीजन रिलीज होगी। आपको पता ही है भाई, जब H2O टूटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेंगे 2H प्लस, और साथ में ऑक्सीजन निकलेगी, ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन रिलीज होता है। यही ऑक्सीजन प्लांटों से बाहर आएगी जो हम लोग एयर के थ्रू रेस्पायर करते हैं। तो मैग्नीज बहुत हेल्पफुल है प्लांटों के लिए, कई सारे एंजाइम्स को एक्टिव करेगा, प्लस वाटर का स्प्लिटिंग करेगा। वाटर का लाइसिस जब होगा तो वहां से ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके साथ में क्लोरीन भी आप याद रखें, ठीक है, क्लोराइड आयन भी फोटोलाइसिस करवाता है वाटर का। हाँ, अगला है जिंक। जिंक भी, अब भाई जितने भी मेटल हैं ज्यादातर एंजाइम के एक्टिवेटर होते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड हैं, ये मेटल्स, धातुएं सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एंजाइम के एक्टिवेटर होते हैं, एंजाइम को एक्टिव करते हैं। प्लांट्स ऑब्टेन जिंक एज Zn2+ आयन। प्लांट जो है वो जिंक को Zn2+ के रूप में एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करेंगे। इट एक्टिवेट्स वेरियस एंजाइम, है ना, क्योंकि ये मेटल है तो बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगी, स्पेशली कार्बोक्सिलेज। कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है ना, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज आपको बताए थे, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, उसको भी जिंक करता है। इट इज आल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऑक्सिन हार्मोन है, आपको पता होगा, प्लांट हार्मोन है, तो ऑक्सिन के सिंथेसिस में भी जिंक का रोल होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। और आपको एक एंजाइम आपने लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने कि अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो होता है, डिहाइड्रोजिनेज, उसको भी एक्टिव करता है Zn2+। कार्बोक्सिलेज हो गया, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो गया, इनका एक्टिवेटर है Zn2+, और सिंथेसिस करवाता है किसका, ऑक्सिन का। ऑक्सिन हार्मोन को सिंथेसाइज करवाने में हेल्प करेगा। अगला मेटल है कॉपर, है ना, ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट से कॉपर। इट इज एब्जॉर्ब्ड एज क्यूपरिक आयन, Cu2+ के रूप में अवशोषित किया जाएगा। इट इज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल मेटाबॉलिज्म इन प्लांट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में इसका रोल होता है। लाइक आयरन, जैसे आयरन करता है ना, ये रिवर्स ऑक्सीडाइज भी होता है। इट इज एसोसिएटेड विद सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन and is reversibly oxidized from Cu+ to Cu2+, है ना, तो रिवर्स ऑक्सीडाइज होता है। जैसे फेरस होता है ना, Fe2+2 Fe3+ में, फेरस से फेरिक, फेरिक से फेरस। तो कॉपर पूरे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। और आपने ETS पढ़ा होगा, ETS में जो कॉम्प्लेक्स होता है, 4th कॉम्प्लेक्स, उसमें कॉपर सेंटर होते हैं, आपको याद होगा, है ना, कॉपर सेंटर भी, 2 कॉपर तांबा के केंद्र पाए जाते हैं कॉपर सेंटर, तो वहां भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है, उसमें भी हेल्प करता है। अगला मिनरल है बोरोन। बोरोन जो होता है काफी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, मेम्ब्रेन के फंक्शनिंग में भी यूज होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैल्शियम कितना भी हो प्लांट में, अगर बोरोन नहीं है तो कैल्शियम किसी काम का नहीं होता है ना, ये बहुत जरूरी बात है, आपको याद करना पड़ेगा। बोरोन जो है वो कैल्शियम के यूटिलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। कैल्शियम प्लांट में भरा पड़ा है, लेकिन अगर बोरोन नहीं है तो उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा। तो इट इज एब्जॉर्ब्ड एज BO3 3- और B4O7 2-, है ना। आपने जैसे बोरेक्स पढ़ा होगा, Na2B4O7, सबको पता होगा, Na2B4O7 केमिस्ट्री में, ठीक है। ये क्या है, बोरेक्स है। यहाँ से 2 सोडियम हटा दीजिए, आप 2 सोडियम को हटा दीजिए, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, 2-, क्योंकि 1 सोडियम पे 1 प्लस होता है, और 2 सोडियम है तो 2 प्लस हो जाएगा। 2 प्लस सेटिस्फाई कर रहा होगा 2- को, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो ये B4O7 2-, वही आयन यहाँ पे लिखा हुआ है, बोरेक्स का आयन है। बोरोन इसी फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। बोरॉन इज रिक्वायर्ड फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ Ca2+, कैल्शियम, है ना। तो कैल्शियम कितना भी हो, अगर बोरॉन नहीं है तो ये यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है बोरॉन। पोलन जर्मिनेशन में हेल्प करेगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पोलन जर्मिनेशन के लिए कौन, आप समझिए, जैसे पोलन जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड, जैसे सरसों है, इस टाइम सरसों की खेती की जाएगी,
सरसों की बुआई हो रही है, जब सरसों में पुष्पन होने लगेगा, फ्लावरिंग होने लगेगी, तब वहां पे पोलन जर्मिनेशन के लिए बोरोन की आवश्यकता है। तो सल्फर और बोरोन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस समय, है ना। तो ये पोलन जर्मिनेशन, पराग के अंकुरण में हेल्प करता है बोरोन। सेल इलोंगेशन मतलब सेल को बढ़ाने में हेल्प करेगा, सेल डिफरेंशिएशन में, एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर वगैरह बनती है जो, उसके ट्रांसलोकेशन में भी हेल्प करता है बोरोन, ट्रांसपोर्ट में। चलिए अगला मिनरल है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जिसको एमओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। प्लांट्स ऑब्टेन इट इन द फॉर्म ऑफ मोलिब्डेट आयन। मोलिब्डेट आयन MoO2+, ये है मोलिब्डेट आयन, इसके रूप में अवशोषित होगा। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, क्योंकि ये भी मेटल है, बहुत सारे एंजाइम का एक्टिवेटर हो सकता है और कंपोनेंट भी हो सकता है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजनेज, ये भी लास्ट क्लास में बताया था, और नाइट्रोजन नाइट्रेट रिडक्टेज। बोथ ऑफ विच पार्टिसिपेट इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये सीधा कंपोनेंट होता है नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का, जो कि पार्टिसिपेट करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। लास्ट मिनरल है क्लोरीन। ये एनायनिक कैटायनिक वैलेंस में भी हेल्प करेगा, प्लस वाटर को तोड़ने में हेल्प करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये दो मेन काम होते हैं इसके। इट इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, है ना। प्लांटों में से खेत में आप सीधा नमक भी डाल दीजिए तब भी काम चल जाए, क्योंकि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन में वो स्प्लिट हो जाएगा सॉइल में और एब्जॉर्ब हो जाएगा प्लांटों के द्वारा। अलोंग विद सोडियम एंड पोटेशियम इट हेल्प द डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड द एनायन कैटायन बैलेंस। एनायन कैटायन बैलेंस इन सेल। तो कैटायन एनायन बैलेंस को बनाए रखता है, और इट इज एसेंशियल फॉर द वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, अ रिएक्शन दैट लीड्स टू ऑक्सीजन इवोल्यूशन। मतलब वह रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान होती है, जिससे ऑक्सीजन निकलती है, उत्पन्न होती है ना। वाटर स्प्लिटिंग, उसमें क्लोराइड आयन और दूसरा मैग्नीज आयन अभी आपको बताया था ना, Mn2+ और Cl-, ये दोनों हेल्प करते हैं, जिसमें वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करते हैं। ये याद रखना है, क्वेश्चन यही सबसे आता है, ठीक है। तो ये हो गए कंप्लीट हमारे मिनरल्स के रोल। टोटल 17 एसेंशियल्स एलिमेंट हमने पढ़े थे, 17 एसेंशियल एलिमेंट, पूरे के रोल हमने आपको बता दिया कंप्लीट। कुछ लास्ट क्लास में बताया था, और जो बचे हुए थे उनको इसमें कवर कर लिया। इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और अच्छा तो ये है कि आप ही साथ में वीडियो को पॉज करके नोट करते चलें, ठीक है। 2-2, 3-3 लाइनें जो इंपॉर्टेंट चीजें, बस ऑथेंटिक डाटा इसमें लिखा है, ज्यादा बकवास कुछ है नहीं, एकदम बैलेंस नोट्स हैं। आप क्लास के साथ ही अगर नोट करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना नोट्स बनाइए सुंदर सुंदर, न्यू कॉपी लेके अच्छे से, अभी पहली यूनिट स्टार्ट हुई है, ऐसे ही सारे नोट्स बनाइए। साथ साथ आपको 50% चीजें याद हो जाती है अगर आप खुद से लिखते हो, है ना, क्लास के साथ में। तो अगली हेडिंग डालिएगा आप, डिफिशियंसी सिम्पटम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। मतलब जो आवश्यक या अनिवार्य तत्व बोल सकते हैं हम, अनिवार्य तत्वों के कमी अगर हो जाती है, डिफिशियंसी, तो उसके क्या क्या लक्षण अपीयर होंगे, कौन से सिम्पटम्स हैं जो बाहर से अपीयर होंगे प्लांट में। जैसे जितने भी मिनरल हैं उसको मोबिलिटी के आधार पे हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट कर सकते हैं। एक तो मोबाइल एलिमेंट और एक इमोबाइल, है ना। मोबाइल एलिमेंट्स और दूसरा है इमोबाइल। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसको समझना है अच्छे से आपको, ठीक है। दो कैटेगरी के एलिमेंट्स होते हैं प्लांटों में। मोबाइल जो ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, आराम से मूवमेंट हो सकता है प्लांट में, और इमोबाइल जो स्ट्रक्चरल पार्ट है प्लांट का, और वो मोबाइल नहीं, मूवमेंट नहीं हो सकती है उनकी प्लांट में। तो दो प्रकार के एलिमेंट हैं। अब आप समझिए, जैसे आप जानते हो जब पत्तियां नई होती हैं, ग्रीन होती है, तो उसमें मिनरल्स की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, होती नहीं होती। धीरे धीरे जब ओल्डर लीव्स में आप देखेंगे तो वहां पे मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो पड़ जाता है, और जब पत्ती हल्का सा सूखने लगती है तो फिर देखते हो 1 ही 2 दिन में वो जल्दी से सूख के गिर जाती है।
है ना। पहले स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे चलता है प्रोसेस, फिर अचानक से वो एक ही 2 दिन में सूख जाती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी प्लांट में मान लीजिए मिनरल्स की डिफिशियंसी है, कमी है, तो डिफिशियंसी सबसे पहले ओल्डर लीव्स में दिखेगी, है ना, नई पत्तियों में नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो मोबाइल होते हैं। एक ओल्ड लीफ है, कैसी है? ओल्ड लीफ, ठीक है, और एक है न्यू लीफ। तो एक मैकेनिज्म फॉलो होता है प्लांट में कि जब प्लांट को मिनरल कम मिल रहा है, कोई भी एक मिनरल प्लांट को कम मिल रहा है, तो नई पत्तियों को मिनरल्स की ज्यादा आवश्यकता है। वो मिनरल्स अगर ओल्ड लीफ में प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये ट्रांसफर कर देता है न्यू लीफ में और ये पत्ती झड़ जाती है। समझ में आया? अगर प्लांट में एलिमेंट की, किसी भी मिनरल की कमी है, डिफिशियंसी है, तो ओल्डर लीव्स उस मिनरल को, न्यू मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर देती है और खुद झड़ जाती है, सूख जाती है ना, पीलापन आ जाता है। ये प्रोसेस होता है, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ मोबाइल एलिमेंट्स के लिए हो सकता है। कुछ इमोबाइल होते हैं जैसे कि कैल्शियम, सल्फर, है ना, ये इमोबाइल। तो कैल्शियम की कमी अगर होगी तो वो न्यू पत्तियों में भी दिखेगी आपको, न्यू लीफ में भी दिखेगी, नई पत्ती में, क्योंकि ये इमोबाइल है। इसका मोबिलाइजेशन प्लांट में हो ही नहीं पाता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, ये सेल वॉल का पार्ट है, सेल लेमेली बनाता है, तो वो तो टूट नहीं सकता है ना। जैसे जो वाटर में घुले हुए आयंस हैं वो तो मोबाइल है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल पार्ट बना रहा है, जैसे सेल वॉल का पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है ना, तो ये तो जा नहीं सकते हैं, मोबाइल होंगे नहीं। तो स्ट्रक्चरल पार्ट जैसे सल्फर वगैरह है, प्रोटीन का पार्ट है ना। अब ऐसे प्रोटीन, वो फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की सेल मेम्ब्रेन बनी हुई है, उसमें जो मिनरल्स हैं वो तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएंगे। तो जो साइटोप्लाज्म या लिक्विड में है, घुले हुए, वो मोबाइल होते हैं। तो कैल्शियम का मोबिलाइजेशन नहीं हो पाता है, समझे। तो 2 प्रकार के हैं यहाँ पे, मोबाइल और इमोबाइल। डिफिशियंसी सिम्पटम्स सबसे पहले कहाँ दिखते हैं? पुरानी पत्तियों में दिखेंगे, उसके बाद नई पत्तियों में दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? ऐसा क्यों होता है? नई पत्तियों में क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि जब कमी होती है किसी भी एलिमेंट की, तो पुरानी पत्तियां उस एलिमेंट को ट्रांसफर कर देती नई पत्तियों में, और पुरानी पत्तियां झड़ने लगती है, उसमें आपको सिम्पटम अपीयर होने लगते हैं, देखने को मिलते हैं। Whenever the supply of an essential element becomes limited, अगर किसी भी एसेंशियल एलिमेंट की लिमिटेड सप्लाई हो रही है तो क्या होगा? प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड, मतलब पादप वृद्धि जो है वो घट जाएगी। द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो व्हिच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड इज टर्म्ड एज क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मतलब किसी भी एलिमेंट की वह कंसंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट की ग्रोथ मंदित हो जाए, कम पड़ जाए, उस कंसंट्रेशन को क्रिटिकल कंसंट्रेशन बोलते हैं। इस पे कई बार क्वेश्चन आया है। इसको एक ग्राफ से समझाता हूं मैं आपको, है ना। एक बढ़िया सा ग्राफ बनाते हैं, उस पे आपको समझाते हैं। जैसे सिंपल ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया है कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट, और वाई एक्सिस पे यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ। सॉरी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा, मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, उसको समझेंगे हम अच्छे से इस तरीके से, है ना। ये ग्राफ बहुत कुछ समझा देगा आपको, पूरा कंसेप्ट टॉक्सिसिटी और क्रिटिकल कंसंट्रेशन दोनों समझ में आएगी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्रिटिकल कंसंट्रेशन और यहाँ पे टॉक्सिसिटी, ठीक है। ये ए है और यहाँ पे बी है। ए वाला पॉइंट है क्रिटिकल कंसंट्रेशन और बी वाला पॉइंट है टॉक्सिसिटी। अब इस ग्राफ को आप अच्छे से ऑब्जर्व करिए, समझिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे मैंने कंसंट्रेशन लिया है, सांद्रता, ठीक है, किसी भी मिनरल की सांद्रता ली हुई है। जैसे आप एक्स एक्सिस में मूव करोगे सांद्रता बढ़ती जाएगी, और वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में ग्रोथ लिया गया है। आप देखिए जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे आप कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो इधर ग्रोथ भी बढ़ रही है, प्लांट की ग्रोथ भी
हो रही है, एक ऐसा पॉइंट आएगा फिर आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएं, इधर देखिए आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन प्लांट की ग्रोथ आगे नहीं बढ़ रही है, वो कांस्टेंट हो गई ना, क्योंकि पहले इतनी दूर तक तो आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे तो इधर प्लांट की ग्रोथ भी हो रही थी, बट एक पॉइंट आया जिसको हमने ए से डिनोट किया है, उसके बाद आप कंसंट्रेशन लगातार बढ़ा रहे हैं लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ रुक गई। ठीक है, अब इस ग्रोथ रुकने के बाद आप देखिए बी तक आए, भाई एक सीमा होगी ना, उसके आगे भी अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो यहां से ग्रोथ बढ़ने की जगह पे ग्रोथ कम होने लगी है, प्लांट की ग्रोथ कम होने लगी। समझ में आया? स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि कंसंट्रेशन जो है स्टार्टिंग में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लांट ग्रोथ के, कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ग्रोथ भी प्लांट की हो रही है। फिर एक पॉइंट आया जिसके बियॉन्ड जाने पर कंसंट्रेशन तो बढ़ा रहे हो आप लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ रही, इसी पॉइंट को बोला जाता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल कंसंट्रेशन। अगर इतना है तब तो ग्रोथ होती रहेगी, इसके आगे अगर बढ़ रहे हो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो कोई ग्रोथ नहीं है और कोई विशेष सिम्पटम भी नहीं आएंगे, प्लांट में अच्छे से काम चलता रहेगा। लेकिन अगर पॉइंट बी के आगे आप कंसंट्रेशन और इंक्रीज करते हो तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ने की जगह घटने लगती है, इसको बोलते हैं मिनरल की अधिकता, है ना, मैक्सिमम हो गया, ज्यादा हो गया, जरूरत से ज्यादा हो गया। अगर कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, इकट्ठे आप यूरिया डाल दोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो बी वाले पॉइंट को बोलते हैं टॉक्सिसिटी, ये है क्रिटिकल कंसंट्रेशन और बी टॉक्सिसिटी। बी के ऊपर अगर आप जा रही है कंसंट्रेशन तो यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ रिटार्डेड होने लगेगी, मंदित होने लगेगी। तो किसी भी प्लांट को किसी भी मिनरल की कितनी कंसंट्रेशन चाहिए होती है? क्रिटिकल कंसंट्रेशन टू टॉक्सिसिटी, इसके बीच में होनी चाहिए। इसके बीच में अगर कंसंट्रेशन है, ये वाली कंसंट्रेशन यहाँ तक, तो प्लांट की ग्रोथ एकदम फुल होती है, बहुत अच्छे से होती है, प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये दो टर्म जो है इस पर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है ना, समझने में थोड़ा कंसेप्चुअल है ना, तो समझने में दिक्कत भी होती है बच्चों को, तो आपको अच्छे से समझना है। क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी, ये दोनों टर्म आपको अच्छे से समझना है। अब आप देखिए, अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन कम होगी तब भी ग्रोथ प्रभावित होगी, और बी के ऊपर जा रही, जब कंसंट्रेशन ज्यादा हो जा रही है आवश्यकता से, तब भी कुछ सिम्पटम दिखेंगे, पौधे में कुछ ना कुछ दिक्कतें आने लगेंगी। अब ये जो क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी का ग्राफ है, ये हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। जैसे आपको पता है आयरन की कम जरूरत होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा है ना। जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी ज्यादा जरूरत होती है, बहुत हाई कंसंट्रेशन चाहिए। और माइक्रो वाले जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनके कंपेरेटिवली स्मॉल अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ही इनका चाहिए होता है। तो ये ग्राफ हर किसी के लिए, हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक बनेगा, अलग अलग बनेगा, किसी भी दो एलिमेंट के लिए सेम नहीं होगा, समझे। जैसे यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, जैसे एक ये ग्राफ है इस तरीके से, ये वाला ग्राफ, ठीक है। और एक ग्राफ और बनाते हैं हम यहाँ पे, इस ग्राफ को आप देख के समझ जाओगे कि किसका ग्राफ है ना। ये वाई एक्सिस में ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ, और इधर कंसंट्रेशन है एक्स एक्सिस में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए, किसके लिए है? माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए, और ये मैक्रो के लिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट। अब इसमें मेन चीज क्या आपको समझना है, ये तो ठीक है, ये तो आपको पता भी है कि हाँ यहाँ पे देखो कम कंसंट्रेशन चाहिए भाई, थोड़ी कंसंट्रेशन चाहिए फुल ग्रोथ के लिए,
एक चीज यहाँ पे समझिए आप, ग्रोथ का जो कर्व है ऊपर वाला, ये दोनों में सेम बनाया है मैंने, सेम, जितना इसमें जा रहा है उतना इसमें जा रहा है, तो प्लांट की ग्रोथ तो दोनों में बराबर हो रही। इससे क्या पता चलता है कि माइक्रो और मैक्रो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ, बोथ आर बोथ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, है ना। सफिशिएंट प्लांट ग्रोथ के लिए दोनों की जरूरत है, दोनों के बराबर, ठीक है। अमाउंट बराबर नहीं चाहिए, जरूरत दोनों की है। ऐसा नहीं है कि माइक्रो वाला कम हो तो काम चलेगा, जितनी उसकी जरूरत वो भी होना चाहिए, तो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रोथ के लिए, लेकिन इसका अमाउंट कम चाहिए, इसका अमाउंट ज्यादा चाहिए माइक्रो का। दूसरी बात, ये वाला जो देखिए, ये वाला जो गैप है ये इसमें कम है माइक्रो में, और माइक्रो में ये वाला गैप बहुत ज्यादा है। मतलब भाई यही तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी के बीच का गैप है। तो आप ये देखिए, जैसे जितनी क्रिटिकल कंसंट्रेशन यहाँ चाहिए, उसके बाद अगर थोड़ा भी बढ़ रहा है, उससे ज्यादा बढ़ेगा तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन होने के बाद बहुत ज्यादा गैप है, मतलब नाइट्रोजन को आप थोड़ा ज्यादा भी डाल दोगे तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गैप ज्यादा है क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी के बीच। यहाँ पे मान लीजिए कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन नाइट्रोजन की किसी भी, मान लो एक पर्टिकुलर एरिया मान लेते हैं 1 एकड़, ठीक है, उसमें 50 केजी है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, उसमें आपने कोई भी क्रॉप लगाया, प्लांट लगाया, उसके लिए 50 केजी क्रिटिकल कंसंट्रेशन है। इतनी कंसंट्रेशन 50 केजी आपने बढ़ाया क्रिटिकल कंसंट्रेशन तक, उसके बाद आप फिर 70 केजी बढ़ा दे रहे हैं। कितनी बढ़ा दे रहे हैं? 70 केजी। फिर भी यहाँ पे टॉक्सिसिटी नहीं आई है, अब उसके आगे जाओगे तब आएगी। और यहाँ क्या होता है माइक्रो वाले में, जैसे आयरन की बात करें, एफई के प्लांट को 50 ग्राम की जरूरत है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन के लिए कितना चाहिए? 50 ग्राम। और उसके आगे अगर आप थोड़ा 20 ग्राम और बढ़ा दें, 20 ग्राम और बढ़ा दें, तो यहाँ पे टॉक्सिसिटी आ जाएगी, समझे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में टॉक्सिसिटी बहुत जल्दी आती है, इसका माइक्रो न्यूट्रिएंट का अमाउंट बहुत कम चाहिए, है ना। प्लांट को 10-5 ग्राम चाहिए, और अगर उसमें 2-3 ग्राम भी बढ़ गया तब भी सिम्पटम अपीयर होंगे। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है भारी मात्रा में चाहिए प्लांटों को, और अगर ज्यादा भी हो जाता है तो इसमें गैप बहुत बड़ा है, टॉक्सिसिटी जल्दी नहीं आएगी। ये चीज आपको देखना है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, लेकिन अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो दिक्कत जल्दी आ जाती है प्लांट में। तो ये तीनों ग्राफ आपको बना लेने हैं, इसको अच्छे से समझना है। इस पर क्वेश्चन अगर आता है रिटर्न में तो आपको बढ़िया जबरदस्त समझा के आना है, ग्राफ को बनाना है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आ ही गया है आपको। क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी भी आपको पता हो गया होगा, ठीक है। टॉक्सिसिटी के ज्यादा अगर कंसंट्रेशन होती है तो क्या होता है, प्लांटों की ग्रोथ रिटार्डेड हो जाती है, मंदित हो जाती है। अब यहाँ पे चीजें समझ में आएंगे ना, क्या लिखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट बिलो which plant growth is retarded is termed as critical concentration। मतलब ये वाली कंसंट्रेशन जो आपको बता रहा था मैं, ये जो कंसंट्रेशन है क्रिटिकल कंसंट्रेशन, अगर इसके बेलो कंसंट्रेशन है, यहाँ से कम है तो ग्रोथ रिटार्डेड होगी, ठीक है। ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, द एलिमेंट इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन प्रेजेंट बिलो द क्रिटिकल कंसंट्रेशन। मतलब अगर क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्रांतिक सांद्रता से कम है कोई एलिमेंट तो उसको हम बोलते हैं वो कम है, डेफिशिएंट है। सिंस ईच एलिमेंट हैज वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल इन प्लांट। हाँ यही तो दिक्कत है, क्योंकि प्लांटों में समझना सिम्पटम से बहुत दिक्कत होती है कि सिम्पटम को देख के आप बता पाओ कि क्या एग्जैक्ट दिक्कत है, क्योंकि एक एलिमेंट एक से अधिक कार्य करता है और एक लक्षण एक से अधिक एलिमेंट से अपीयर हो सकता है। तो ये दो समस्या है ना। जैसे हम ऐसे मान लेते हैं कोई एलिमेंट ए है, ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और क्लोरोफिल के बनने में भी हेल्प करता है।
समझ रहे हो। दूसरा है बी, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चरल पार्ट है और ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में कहीं भी हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए क्लोरोफिल वाला कॉमन हो गया। अब अगर क्लोरोफिल कम बन रहा है या पत्तियां हरी नहीं पीलापन आ रहा है, तो कैसे आप पता करोगे ए का कमी हुआ है या बी का, है ना। तो स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। तो सीधे आप बाहर से सिम्पटम देख के आप पहचान नहीं पाओगे कि किसकी कमी हुई है। इसका कारण क्या है कि एक एलिमेंट, अकेला एलिमेंट एक से ज्यादा कार्य कर सकता है, वन और मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन हो सकते हैं उसके, है ना। तो ये दिक्कत है। और दूसरी क्या दिक्कत है कि एक अकेला लक्षण कई कारणों से हो सकता है, कई कारणों से हो सकता है, ये दिक्कत है। तो इसमें जो है बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जल्दी से हम समझ नहीं पाते हैं कि किसके कारण क्या हुआ। जैसे हम लोगों की बात करें तो फीवर आने के कई सारे कारण हो सकते हैं, कोई अकेला कारण नहीं हो सकता, है ना। पेट में अगर दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उसका एक कारण नहीं 50 कारण हो सकते हैं भाई। तो सिम्पटम से हम एग्जैक्ट नहीं जान पाते। जैसे भी फीवर आ रहा है आपको, तो थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करके ही नहीं बता सकते आप क्या दिक्कत है। हो सकता है डेंगू हो सकता है टाइफाइड हो सकता है मलेरिया हो, और भी अदर बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें फीवर आता है, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ते हैं ना। विडाल कराओगे तब ना पता चलेगा, विडाल कराओगे तो पता चलेगा टाइफाइड। तो यहाँ भी स्पेसिफिक टेस्ट करने पड़ते हैं। सिम्पटम को देख के आप सीधा नहीं बता सकते कि कैल्शियम की कमी है या पोटेशियम की। इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर एलिमेंट प्लांट शो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब किसी पार्टिकुलर एलिमेंट की कमी से प्लांट में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। जैसे पत्तियों का सिकुड़ना हो सकता है ना, क्लोरोफिल की कमी हो जाए, पत्तियां पीली पड़ने लगेंगी, पत्तियों का झड़ना, ये सब अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दीज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आर इंडिकेटिव ऑफ सर्टेन एलिमेंट डिफिशियंसीज एंड आर कॉल्ड डिफिशियंसी सिम्पटम। तो वो लक्षण, वो मॉर्फोलॉजिकल लक्षण, कायिक लक्षण जो किसी पार्टिकुलर एलिमेंट के डिफिशियंसी से दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफिशियंसी सिम्पटम, ठीक है। उनको हम डिफिशियंसी के सिम्पटम बोलते हैं। ये डेफिनेशन भी याद रखना है, डिफिशियंसी सिम्पटम क्वेश्चन आता है। द डिफिशियंसी सिम्पटम्स वेरी फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग, कुछ से कॉमन भी होता है, उसी में कंफ्यूजन। एंड दे डिसअपियर व्हेन द डिफिशिएंट एंड मिनरल न्यूट्रिएंट इन इज प्रोवाइडेड टू द प्लांट, मतलब अगर किसी भी डिफिशियंसी सिम्पटम को आप पहचान लिए हो कि इस एलिमेंट की कमी है, अगर उसकी पूर्ति कर देते हो तो वो गायब हो जाते हैं, सिम्पटम वो गायब हो जाएंगे ना। हाउएवर इफ deprivation continues, it may eventually lead to the death of the plant. अगर कमी आप पूरा नहीं कर रहे हो, वो डिफिशियंसी कंटिन्यू बनी रहती है, तो प्लांट लास्ट में क्या होगा, डेथ हो जाएगी उसकी। The parts of the plant that show the deficiency symptoms also depend on the mobility of the element in the plant. That is very 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 important, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ से लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे ना, इमोबाइल और मोबाइल दो प्रकार के आपके पास एलिमेंट होते हैं। The parts of the plant that show the deficiency symptoms also depend on the mobility of the element in the plant. For elements that are actively mobilized, ऐसा एलिमेंट जो बहुत एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, मोबिलाइज्ड within the plants and exported to young developing tissues, the deficiency symptom tends to appear first in the older tissue. मतलब ऐसा एलिमेंट जो बढ़िया से मोबिलाइज्ड है प्लांट में, है ना, तो यंग लीफ में उसके सिम्पटम नहीं दिखेंगे, यंग टिश्यू में नहीं दिखेंगे, क्योंकि ओल्डर लीफ से ट्रांसफर कर दिए गए हैं। तो सिम्पटम वहां पे किस में दिखेंगे, पहले ओल्डर टिश्यू में दिखेंगे। सिम्पटम टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर टिश्यू, उसके बाद आपको न्यू लीफ में दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल द डिफिशियंसी सिम्पटम्स ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये तीनों बहुत अच्छे से मोबिलाइज्ड होते हैं, ठीक है, इनका मूवमेंट अच्छा है। आर विजिबल फर्स्ट इन द सेनेसेंट लीव्स, मतलब जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम ये तीनों मोबिलाइज्ड है, तो इनकी अगर कमी हो रही है तो पहले किसमें दिखेंगे,
सेनेसेंटली मतलब झड़ने वाली जो है पुरानी पत्तियां जो है उनमें दिखेगा, जीर्णमान पत्तियों में, नई पत्तियों में नहीं दिखेगा क्योंकि ये मोबिलाइज्ड है। इन द ओल्डर लीव्स बायोमोलिक्यूल कंटेनिंग these elements are broken down, making these element available for mobilizing to younger leaves। यही कारण है। कुछ होते हैं ऐसे जो immobilized। The deficiency symptom tends to appear first in the young tissue whenever the element are relatively immobile। मतलब जो यंग टिश्यू है उसमें अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं पहले, तो इसका मतलब ये कि ये इमोबाइल एलिमेंट की डिफिशियंसी, कैल्शियम सल्फर जैसे है ना, एंड आर नॉट ट्रांसपोर्टेड आउट द मैच्योर ऑर्गन्स। फॉर एग्जांपल एलिमेंट लाइक सल्फर एंड कैल्शियम, है ना। अगला जो एलिमेंट होगा वो कैल्शियम एंड कैल्शियम, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इमोबिलाइज्ड, इनका सिम्पटम आपको सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? इनका सिम्पटम आपको सबसे पहले नई पत्तियों में देखने को मिलेगा, क्योंकि ओल्डर लीफ से इनका ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल पार्ट है, आर अ पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड हेंस आर नॉट इजिली रिलीज्ड। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं सेल का, इसीलिए जल्दी रिलीज नहीं हो सकते हैं। दिस एस्पेक्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स is of great significance and importance to agriculture and horticulture। तो ये नॉलेज भाई जरूर है एग्रीकल्चर के, बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीजें इससे पता चल रही हैं हमको। ये हो गया सिम्पटम की कुछ बात। तो टॉक्सिसिटी, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ये सभी चीजें आपको समझ में आ गई। मोबाइल और इमोबिलाइज जो आयंस हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका डिफिशियंसी का सिम्पटम कहाँ दिखता है पहले ये भी समझ में आएगा। फिर से समझ लीजिए, जो भी मोबिलाइज्ड हैं तो उसकी अगर कमी होगी तो पुरानी पत्तियों में दिखेगी, क्योंकि पुरानी पत्तियां ट्रांसफर कर देते हैं मिनरल को नई पत्तियों में। और जो इमोबिलाइज है, जिनका ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सेल के, उनकी कमी सबसे पहले किसमें दिखेगी? नई पत्तियों में जो बन रही होंगी। ठीक है, चलिए अब यहां से जो है हम डिजीज की कुछ बात करेंगे। कुछ सिम्पटम ही है, कुछ डिजीज होते हैं जैसे नेक्रोसिस है, क्लोरोसिस है ना, इस तरीके के, उसकी बात करेंगे। और उसमें कौन कौन से मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। द काइंड ऑफ डिफिशियंसी सिम्पटम शो इन प्लांट इंक्लूड क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ एंड प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। ये इतने मेन कुछ सिम्पटम्स हैं, इसके हम पढ़ने वाले हैं। पहला क्लोरोसिस, जिसमें क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है, ठीक है, येलो पड़ जाती हैं पत्तियां। नेक्रोसिस, जिसमें सेल और टिश्यू की डेथ हो जाती है। स्टंटेड प्लांट ग्रोथ हो गया। प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव एंड बड, मतलब अपरिपक्व कलियां और पत्तियां झड़ने लगे प्लांट से, है ना, इसकी क्या कमी है। एंड इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, है ना, फ्लावरिंग में दिक्कत हो, कोशिका विभाजित नहीं हो पा रही है, बंद हो गया है सेल डिवीजन। इन सब के लिए कौन से मिनरल जिम्मेदार है उसको हमको पढ़ना है, उसके क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल, जैसे आपको मैंने बताया भी, लीडिंग टू येलोइंग इन लीव्स। क्लोरोसिस जो होता है डिजीज, इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल का लॉस हो जाएगा और येलो येलो कलर की लीफ होने लगेंगी। भाई हरापन चला जाएगा ना, क्लोरोफिल कम पड़ जाएगा। दिस सिम्पटम इज काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट्स, मैनी एलिमेंट्स। जैसे क्लोरोसिस जो है ये किसके कारण होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, मैग्नीज, जिंक और मोलिब्डेनम। आप सोचिए, इतने एलिमेंट की कमी अगर इनमें से किसी की भी हो जाए तो क्लोरोफिल बनना कम हो जाएगा, क्लोरोफिल का लॉस होगा। आप बताइए, आप अगर क्लोरोसिस है, पत्तियां पीली पड़ गई, तो आप कैसे जानोगे किसकी कमी? किसी अकेले एलिमेंट्स तो हो नहीं रहा, एक फंक्शन को कितने सारे मिलकर कर रहे हैं। क्लोरोफिल को बनाए रखने में कितने लोगों का हाथ है, सोचिए आप। तो यही कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे पता करोगे भाई कि नाइट्रोजन डाल दे पौधे में तो पीलापन गायब हो जाए, या फेरस डाल दे, सबकी तो कमी है। अब सबको मान लो इकट्ठे डाल दिया आपने, और इसमें से कमी सिर्फ सल्फर की थी, आपने क्या किया, इस सभी को इकट्ठे डाल दिया। आपने सोचा कि इतने एलिमेंट हैं जो क्लोरोसिस कर सकते हैं, तो हम सबको डाल देते हैं तो क्लोरोसिस खत्म हो जाएगा, और कमी सिर्फ सल्फर की थी उसमें, आपने सबको डाल दिया। और हो सकता है मैग्नीज की
कमी ही ना हो, और आपने मैग्नीज भी डाला है साथ में, तो ये इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, तो इससे दूसरा सिम्पटम आ जाएगा। समस्या है ना, कॉम्प्लेक्सिटी है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है पता करना। लाइकवाइज नेक्रोसिस और डेथ ऑफ टिश्यू, पार्टिकुलरली लीफ टिश्यू, इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम, है ना। तो नेक्रोसिस जो होता है, जिसको हम डेथ ऑफ टिश्यू बोलते हैं, डेथ ऑफ सेल्स बोलते हैं, मेनली जो है लीफ टिश्यू में देखा जाता है। तो ये किसकी कमी से होता है नेक्रोसिस? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सीयू, कॉपर और पोटेशियम, है ना। कोका एमजी कैसे याद रख लो, कोका एमजी, कोका एमजी गए, कोका एमजी के, कोका एमजी के नेक्रोसिस के लिए कोका एमजी के, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। लेक और लो लेवल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम कॉजेज एन इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। मतलब अगर नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मोलिब्डेनम इन चारों में से किसी की कमी है तो सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाएगा, सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा अच्छे से। सम एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम डिले फ्लावरिंग इफ देयर कंसंट्रेशन इन प्लांट इज लो। तो तीन ये एलिमेंट हैं जो फ्लावरिंग के लिए जिम्मेदार है, डिले इन फ्लावरिंग। कौन कौन से? नाइट्रोजन, सल्फर और मोलिब्डेनम। इनकी कमी है तो फ्लावरिंग जो है परफेक्ट नहीं हो पाएगी। यू कैन सी, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है, नोट्स मिल जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये नेक्रोसिस, सेल डेथ जिसको बोलते हैं, टिश्यू का डेथ, क्लोरोसिस, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है, डिले इन फ्लावरिंग, और सेल डिवीजन से रिलेटेड जो एलिमेंट्स हैं इसको आपको याद रखना है, कौन किसके लिए जिम्मेदार हैं, किसकी कमी होगी तो क्या होगा। अब लास्ट टॉपिक जो है इसमें से, मिनरल वाले में से, इसको हम आज कवर करते हैं, फिर उसके बाद अगला टॉपिक आएगा टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट, है ना। तो यहाँ पे एक दो एलिमेंट को लेके हमको यहाँ पे समझाया गया है डिटेल में कि कुछ सूक्ष्म टॉक्सिसिटी मैंने बताया था ना, ज्यादातर माइक्रो न्यूट्रिएंट की होती, क्योंकि ग्राफ में यहाँ अभी समझाया हूँ जस्ट, ज्यादातर टॉक्सिसिटी माइक्रो की ही होगी, क्योंकि यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ भाई आप कितना डालोगे, यहाँ गैप बहुत बड़ा है, 50 किलो चाहिए, आप 70 डाल दिए फिर भी कुछ नहीं हुआ, 80 डाल दिए फिर भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ 10 ग्राम ही चाहिए, आपने धोखे से 50 ग्राम डाल दिया, चाहिए 10 ग्राम, तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होती है टॉक्सिसिटी इसी की होती है, माइक्रो की होती ही नहीं, बहुत रेयर है। वैसा तो है नहीं कि 50 किलो जरूरत है, आप 500 किलो थोड़ी ना डाल दोगे, 10-20 किलो ज्यादा भी हो जाएगा। तो यहाँ गैप बहुत बड़ा है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन और टॉक्सिसिटी के बीच में गैप बहुत बड़ा है, मैनेज हो जाएगा। प्लांट जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट को मैनेज कर लेता है, समझे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन माइक्रो वाला थोड़ा चाहिए, और उसमें अगर थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो दिक्कत हो जाएगी बाबा, समझे। तो ये यहाँ पे समस्या है, इसीलिए हम पढ़ते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। किसकी? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। असल में टॉक्सिसिटी होती क्या है? टॉक्सिसिटी जैसे यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको, एक बार और देखिए, ये है टॉक्सिसिटी पॉइंट बी वाला। इससे ज्यादा अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो तो प्लांट ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी। कितनी होगी? प्लांट ग्रोथ डिक्रीजेस विद प्लांट ग्रोथ decreases with 10% of dry weight, 10% of dry weight, है ना। टेन % ऑफ ड्राई वेट से कम पड़ जाता है, समझे। यही है टॉक्सिसिटी। अब यहाँ पे मैग्नीज और कैल्शियम वगैरह की और मैग्नीशियम की, आयरन की, है ना, मैग्नीज, आयरन, मैग्नीशियम, ये आपको टॉक्सिसिटी बताएगी। फिर इसमें आप समझ पाएंगे कितना कॉम्प्लेक्स चीज है। एक की टॉक्सिसिटी है और है जैसे मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, और आपको बाहर से लगेगा कि कैल्शियम की है या आयरन की है, ऐसा भी होता है,
क्योंकि एक एलिमेंट जो है दूसरे के ट्रांस, जैसे अभी आपने पढ़ा था कि बोरॉन जो है कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन के लिए जिम्मेदार है और यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम के लिए जिम्मेदार है। अब कमी है बोरोन की, किसकी? बोरोन की। और कैल्शियम प्लांट में भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। अब बोरोन बिल्कुल भी नहीं है, तो बोरोन अगर नहीं होगा तो कैल्शियम का यूटिलाइजेशन हो नहीं पाएगा। तो आपको बाहर से क्या लगेगा भाई, कैल्शियम की कमी है, यही ना समझ में आएगा, क्योंकि कैल्शियम है तो प्लांट में बहुत, बाहर से दिख नहीं रहा है प्लांट में आपको कि क्या भरा हुआ है। कैल्शियम बहुत है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि कैल्शियम कमी, आप कैल्शियम दबा के डालते जा रहे हैं, है ना। तो किसानों की ये दिक्कत है, किसानों की ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया जाना चाहिए, समझाया जाना चाहिए गाँव गाँव जाके। आप में से बहुत सारे बच्चे गाँव के होंगे, उनको समझना चाहिए इन सब टॉपिक को। बहुत अच्छी खेती आप कर सकते हैं इसको पढ़ने के बाद। मिनरल न्यूट्रिशन बहुत अच्छा टॉपिक है, मैक्सिमम बच्चे जो है गांव से ही जुड़े हुए हैं मुझसे, मुझे पता है। आप सबके कमेंट्स देखता रहता हूँ, चीजें है ना, तो अधिकांश बच्चे हैं जो ग्रामीण इलाकों से, तो इसका फायदा उठाइए आप, है ना। अगर कैल्शियम की कमी है तो आपको पता है ना कि कैल्शियम की कमी है, आप कैल्शियम डाल रहे हो फिर भी नहीं दूर हो रही, तो आपको पता है, हो सकता है बोरान की वजह से दिक्कत हो, थोड़ा सा बोरान ले जाके डाल दीजिए फसलों में, देखिए रिजल्ट देखिए, मजा आ जाएगा आपको। क्योंकि बोरॉन अगर नहीं होगा तो कैल्शियम कितना भी हो वो यूज ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा भी होता है कि एलिमेंट दूसरे पे को कंट्रोल कर सकता है ना। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ते हैं, टॉक्सिसिटी। द रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट इज ऑलवेज इन लो अमाउंट, ये तो आपको पता है, मैंने कई बार बताया कि माइक्रो न्यूट्रिएंट बहुत कम स्मॉल अमाउंट में चाहिए। व्हिल देयर मॉडरेट डिक्रीजेस causes the deficiency symptoms and a moderate increases causes toxicity, है। तो ये जो है इसका गैप बहुत छोटा है, अगर थोड़ी सी भी मॉडरेट डिक्रीज हुआ, हल्का सा डिक्रीज, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, उसकी कमी हो जाएगी, और थोड़ा सा भी अगर बढ़ गया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी। इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बहुत स्मॉल अमाउंट में देना चाहिए प्लांटों को। थोड़ी सी कमी से डिफिशियंसी सिम्पटम आ जाएंगे, और हल्का सा अगर इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, तो टॉक्सिसिटी आ जाएगी, है ना। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ नैरो रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एट व्हिच द एलिमेंट आर ऑप्टिमम, वही नैरो रेंज जो छोटा गैप है। एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यूज that reduces the dry weight of tissues by about 10% is considered toxic। मतलब अगर 10% ड्राई वेट कम हो रहा है प्लांट का तो उसको हम टॉक्सिक बोलते हैं, जो अभी आपको मैंने बताया। सच क्रिटिकल कंसंट्रेशन वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैंने बताया था आपको कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन और ये ग्राफ ये हर एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है, वेरी वाइडली अमंग डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। The toxicity symptoms are difficult to identify। क्यों? क्योंकि टॉक्सिसिटी के सिम्पटम आप कैसे पता करोगे भाई किसका है, क्योंकि एक एलिमेंट दूसरे कंट्रोल कर रहा है। टॉक्सिसिटी लीव्स फॉर एनी एलिमेंट आल्सो वेरी फॉर डिफरेंट प्लांट, है ना। अब मान लीजिए कि मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी होगी, मैग्नीशियम की वजह से जल्दी होगी नहीं, फेरस की हो गई। अब अमरूद के पौधे में फेरस की डिफिशियंसी का सिम्पटम कुछ और है और केले के पौधे में कुछ और है, तो ये भी बड़ी दिक्कत है। मैनी अ टाइम्स एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट may inhibit द अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी अ टाइम एक्सेस ऑफ एन एलिमेंट may inhibit द अपटेक ऑफ अदर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल द प्रोमिनेंट सिम्पटम ऑफ मैग्नीज toxicity is the appearance of brown spot surrounded by chlorotic vein। मतलब ये एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि मैग्नीज की टॉक्सिसिटी जो है वो कैसे आपको दिखती है बाहर, क्या सिम्पटम है उसका, ब्राउन अपीयरेंस आ जाएगा किसके अराउंड, क्लोरोटिक वेन। जो पत्तियों में क्लोरोटिक वेन है, वेन जो होती है उसके चारों ओर अगर भूरापन दिख रहा है, ब्राउन अपीयरेंस, तो इसका मतलब है मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, ठीक है, मैग्नीज की कमी। और ये होता कैसे इसको समझ, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज
competes with iron and magnesium for uptake and with magnesium for binding with enzymes। मतलब मैग्नीज जो है ये आयरन और मैग्नीशियम से क्या करता है, कंपीट करता है अपटेक के लिए, और मैग्नीज कंपीट करता है सिर्फ मैग्नीशियम से किसके लिए, बाइंडिंग टू एंजाइम, एंजाइम से बाइंड करने के लिए। तो मैग्नीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन इन सूट अपेक्स। तो मैग्नीज एक और काम कर रहा है, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को भी इफेक्ट कर रहा है। देयरफॉर एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इनफैक्ट इंड्यूस डिफिशियंसी ऑफ आयरन, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। समझ में आया? तो मैग्नीज जो है ये कई एलिमेंटों से कंपीट करता है अलग अलग कार्यों के लिए। जैसे मैग्नीज आयरन और मैग्नीशियम से, मैग्नीज जो है ये आयरन कामा मैग्नीशियम से कंपीट करता है किसके लिए, अपटेक के लिए। इस कंसेप्ट को समझिए। और मैग्नीज कंपीट करता है सिर्फ मैग्नीशियम से किसके लिए, बाइंडिंग टू एंजाइम, है ना, एंजाइम से बाइंड करने के लिए कंपीट करता है। और मैग्नीज किससे कंपीट करता है, कैल्शियम से, कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन से। ये समझ में आया? अगर मैग्नीज की अधिकता है, क्या हो गई, टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी मतलब इसकी कंसंट्रेशन जो है बहुत हाई हो गई, बहुत ज्यादा हाई हो गई, मैग्नीज की कंसंट्रेशन बहुत हाई हो गई, टॉक्सिसिटी। तो ये क्या करेगा भाई, मैग्नीज ज्यादा है, टॉक्सिसिटी है, तो ये फेरस और मैग्नीशियम का अपटेक कम कर देगा, ये इसका खुद का अपटेक बढ़ जाएगा। अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हुई ज्यादा है तो क्या करेगा, ये मैग्नीशियम को एंजाइम से बाइंड नहीं होने देगा, ये खुद बाइंड हो जाएगा। अगर मैग्नीज ज्यादा है, टॉक्सिसिटी है, तो कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को रोक देगा और खुद का ट्रांसलोकेशन करवाएगा, क्योंकि ये इतने से कंपीट करता है। अब क्या होगा, जब फेरस और मैग्नीशियम का अपटेक नहीं हो पाएगा, फेरस और मैग्नीशियम है बहुत प्लांट में, लेकिन अपटेक नहीं हो पा रहा क्योंकि मैग्नीज ज्यादा है, तो आपको लक्षण किसके दिखेंगे, पौधे में पत्तियों में लक्षण दिखेंगे फेरस और मैग्नीशियम की कमी के। क्यों? क्योंकि फेरस और मैग्नीशियम का अपटेक नहीं हो रहा है, लेकिन कमी तो इनकी है नहीं। असल में दिक्कत क्या है, फेरस और मैग्नीशियम की कमी नहीं है, मैग्नीज की अधिकता है, इसलिए वो नहीं अब्जॉर्ब हो पा रहे हैं। तो समस्या कुछ और है और आपको सिम्पटम कुछ और दिख रहा है, हो रहा है ना ऐसा। सेम ऐसे ही होगा, एंजाइम बाइंडिंग में दिक्कत आएगी तो इसका सिम्पटम, अब अधिकता है मैग्नीज की और समस्या दिखेगी मैग्नीशियम की, क्योंकि ये इनहिबिट हो गया इसके चक्कर में। कैल्शियम का ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा है, भरा पड़ा है प्लांट में लेकिन ट्रांसलोकेट नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नहीं है कि कैल्शियम कम है, कैल्शियम तो है लेकिन मैग्नीशियम ज्यादा है, ये समस्या है, समझे। तो thus what appears as symptoms of मैग्नीज टॉक्सिसिटी में एक्चुअली भी with a deficiency symptoms of iron, magnesium and calcium, है ना। तो जो इसकी अधिकता है वो आपको इनकी कमी वाली समस्या दिखती है और ऐसा होता नहीं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा, टॉक्सिसिटी, ठीक है। यहाँ पे हिंदी के भी नोट्स हैं, जो भी स्टूडेंट हिंदी वाले हैं तो वो यहाँ से उसको कवर कर लेंगे ना, पूरा कंप्लीट हिंदी में भी पादपों की खोज अनिवार्यता वगैरह है सब, पूरा टोटल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट्स मिल जाएगा। यहाँ पे जिंक कॉपर है ना, बोरॉन वगैरह सबका एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ दिया हुआ है ना, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में भी प्रॉपर नोट्स है। तो आई होप आपको हर एक टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट तो जरूर किया करिए कम से कम, है ना। अगर अच्छा लगता है थैंक यू बोलिए, अगर कोई दिक्कत है तो आप क्वेश्चन अपना शेयर करिए, उसमें हम बताएंगे आपको, अगले लेक्चर में समझाएंगे, है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, आप लोग मस्त पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।